आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। यह आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। भाइयों बहनों, हमें इन सभी बातों को, और आप तो बहुत अच्छा कैप्शन बना लेते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं इसमें सोशल मीडिया में। तो कल क्यों जो मुझे बता रहे थे, अपने स्मार्टफोन पे देखिए, संसद का बहिष्कार विपक्ष ने किया, एक कार्यकर्ता ने कितना अच्छा इसमें वो किया है। मुझे लगता है कि अच्छे और सरल भाषा में हम बहुत सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों के साथ संवाद बनाने की कला भी हमें सीखनी होगी। अधिक से अधिक लोगों के साथ, और फिर उसको अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार करना। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास, अगर 54 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जो बचे खुचे होंगे आने वाले समय में उनको भी मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने तो दिया। शेख सूची जब बनी थी जिसके अनुसार ये आवास मिल रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न प्रदेश में हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में तब सपा और बसपा की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार की उसमें सूची बनाई होगी, बहुत सारी गलतियां थी, तब भी बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो बहुत सारे वंचित अभी पा नहीं रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम आवास योजना एक अलग से योजना भी बनाई। मुसहर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोल, सहरिया, थारू, चेरो, इन सभी जातियों को उसके साथ जोड़ा गया है। बनटांगिया, ये सभी लोगों को 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग लेकर के गए। सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन लोगों से संवाद कौन करेगा? उनसे संवाद करना, आधे आधे मिनट का वीडियो बना करके, और फिर उसको अगर आप बना करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और नमो ऐप्स के साथ भी उसको जोड़ने का कार्य कर देंगे, इतना ज्यादा वह पॉपुलर होगा देश के अंदर। हर एक योजना का अलग अलग समय में अलग अलग योजना, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग योजना को लेकर के प्रदेश भर में इस अभियान को, कैंपेन को आप चला देंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 का आधा कैंपेन तो आप लोग स्वयं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ही आप देखें कितना कठिन होता था।
आज मैं देखता हूं दिल्ली से अगर किसी को लखनऊ आना होता है वह बाई रोड आ जाता है, उसको अब एरोप्लेन बहुत जहाज की हवाई जहाज की बहुत इंतजार नहीं करता वो। बलिया से किसी को लखनऊ आना होता था पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, आज मात्र 3 घंटे में बलिया से वह लखनऊ आ सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को। और भाइयों बहनों यही नहीं, कोई कल्पना करता था? देखिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जो भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय भारत के अंदर कनेक्टिविटी के 2 पथ बनाए गए थे, एक उत्तर पथ एक दक्षिण पथ। इतिहास को अगर आप देखेंगे आपको ये सब जानकारी उसमें मिलेगी। उत्तर पथ पाटलिपुत्र तक्षशिला से लेकर के और पाटलिपुत्र नालंदा से लेकर के तक्षशिला तक था, क्योंकि आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने में समय न लगे, दूसरा सामरिक दृष्टि से भी हर समय उनकी अपनी तैयारी रह सके, इस दृष्टि से उन्होंने 2 पथ बनाए थे, क्योंकि उस समय भारत का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, बहुत विस्तृत था। और उस समय इस प्रकार की स्थिति उन्होंने तैयार की थी। कहते हैं आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र पटना, आज के पटना पहुंचने में 4 दिन लगते थे उस समय, आज से 2000 वर्ष पहले। और आज आप दिल्ली से, आज के दिन पर आप दिल्ली से चलेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बक्सर से आप सीधे पटना की तरफ चले जाएंगे, मात्र 10 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे, मात्र 10 घंटे में। कनेक्टिविटी कितनी आसान हुई है। दिल्ली से चित्रकूट जाना हो, आज से 6 वर्ष पहले दूरी इसमें 10 से 12 घंटे लगते थे, आज मात्र 5 से 6 घंटे में इस दूरी को तय कर सकते हैं। 13 वर्तमान में और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हो चुकी है। 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 22 एयरपोर्ट रखेंगे, 22 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पास होंगे, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। यानी ये कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है ये आपके सामने है। गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, लोगों को बिजली मिल रही है, सड़कें बन रही हैं। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि आज टेक्नोलॉजी का लाभ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के मिला है। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में देश के अंदर हर गांव तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक मजबूती का आधार का मापक ऊंची सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होगी, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से होगी। और जब एक व्यक्ति अयोध्या में बैठ करके या किसी एक गांव में बैठ करके बोलता है कि मुझे आवास भी मिला है, मुझे शौचालय भी मिला है, मुझे रसोई गैस का कनेक्शन भी मिला है, मुझे बिजली का कनेक्शन भी मिला है, मुझे राशन कार्ड भी मिला है, मुझे 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिला है, और मेरे पास जो बचत थी उसको मैंने अपने बेरोजगार लड़के के लिए रोजगार करने के लिए एक ई रिक्शा खरीदा है, मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, सशक्त है, समर्थ है, तो यह उस नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है जिस नए भारत में हम सब जी रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी बातों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट कर सकते हैं अपने तरीके से, सरल भाषा में, छोटे छोटे कैप्शन बना करके अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे, एक बहुत सशक्त भूमिका आपकी होगी। आपकी भूमिका को आज के दिन पे कोई नकार नहीं सकता। बहुत सशक्त भूमिका सोशल मीडिया की है, और अपनी उस भूमिका के लिए आप सभी लोग इस विचार
परिवार के साथ मिलकर के 2024 के लिए अभी से अपनी भूमिका तैयार करें, अभी से। क्योंकि जैसे यहां पर पहले भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि युद्ध के समय सेनाएं नहीं तैयार होती। जब युद्ध छिड़ जाता है तब सेनाएं तैयार नहीं होती। सेना तैयार करने का सबसे सशक्त समय है, और वह आपके लिए जितने भी लाभार्थी वर्ग है, अलग अलग लाभार्थी समूहों को अभी से जोड़ना, अभी से उनका इंटरव्यू तय कर लेना, और फिर एक साथ एक एक इन्फ्लुएंसर के पास 2-2 लाख 5-5 लाख के इंटरव्यू हो, और फिर जैसे कोई बोले कि साहब क्या मिला, उस समय 5 लाख के इंटरव्यू उसमें डाल दो। लो भाई, ये तुम्हें हम गिफ्ट दे रहे हैं। अब देखो ना, मैं तो आपको कितना बता रहा हूं कि कितने, यानी अब वो यूपी में तो लाखों में नहीं है, करोड़ों में पहुंचती है, और हर व्यक्ति बोलने को तैयार है, हर व्यक्ति इसमें सहयोग करने को तैयार है। उस दिशा में हम सबको सार्थक प्रयास करना होगा। मैं आभारी हूं सम्मानीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का कि आज का उन्होंने पूरा दिन 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर मीडिया से इंटरेक्शन के लिए दिया, और आज के इस दिन में उनका जो प्रेजेंटेशन था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसकी हार्ड कॉपी आप सबको उपलब्ध होगी। हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, कामेश्वर जी की, चंदेल जी की, सब लोग वह सभी उन लोगों तक जो जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सभी आंकड़ों को हाईलाइट करते हुए उस लाभार्थी ग्रुप तक भी अगर हम पहुंच सकेंगे तो मुझे लगता है कि वह और प्रभावी होगा। एक तो हम डाटा देंगे, लेकिन डाटा के बाद उस लाभार्थी तक पहुंचना, उसका आधा मिनट का वो ले लेना। ऐसे अलग अलग समूहों के अलग अलग, और एक एक इन्फ्लुएंसर के पास जितने अधिक लाभार्थियों के इंटरव्यू आ सके, ज्यादा नहीं, आधा मिनट का, तो मुझे लगता है कि वह उतना ही प्रभावी ढंग से इस युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। और फिर उसके बाद तो फिर जो कमेंट होते हैं आप लोगों के, वो अपने तरीके से आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार पहले उसका जवाब, और जवाब के बाद फिर अपने कमेंट पास आप करते रहिए, फिर उसके बाद आपकी स्वतंत्रता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आपने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके उत्साह के कारण ही हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी अब इन युवाओं की तरह ही बोलूंगा। अब देखिए ना, उनका पूरा जीवन लगभग 4 दशक तो उन्होंने विदेश सेवा में भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने में व्यतीत किया, और पिछले 9 वर्ष से वह भारत सरकार के मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करते हुए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने यहां पे विस्तार से अपनी बात कही। ये लखनऊ के जो मेट्रो है ना, इस लखनऊ के मेट्रो के लिए फाइनेंस भी उन्होंने ही दुनिया से करवाया था। और संजोग ऐसा कि जब इसके उद्घाटन की तिथि तय होनी थी तो उसके 2 दिन पहले ही वह मंत्री बने थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा अभी तो आप कल ही आपने शपथ लिया है और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं लखनऊ मेट्रो। उन्होंने कहा अच्छा तैयार हो गया? मैंने कहा हाँ। कहा उसका फाइनेंस तो मैंने ही कराया था। मैंने कहा देखो ये प्रभु राम की कृपा है कि आपने उसको फाइनेंस कराया था और आपको कल उद्घाटन में आना। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और मंत्री बनने के बाद उनकी पहली विजिट उत्तर प्रदेश की थी। आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश को उनका बराबर सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि हम लोग 2024 के लिए अभी से 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के 1 महीने के पार्टी के इस अभियान के साथ हम जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस 1 माह के कार्यक्रम में अगले 1 वर्ष की भूमिका तय कर देंगे। तो भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष के अंदर हमारे सामने कहीं भी कोई टिकने की स्थिति में नहीं होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।